नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। आज है 23 जून 2022 और इस वक्त हम ललित कला अकादमी की एक आर्ट गैलरी में बैठे हुए हैं, जहां ऊपर रेयर इंस्ट्रूमेंट्स के बनाने और दिखाने का काम चल रहा है। यानी कि एक एग्जीबिशन है जिसमें रेयर इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिबिट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ देश भर से आए हुए वाद्य यंत्र निर्माता वहाँ अपने वाद्य बनाकर दिखा रहे हैं। और ऐसे ही एक वाद्य यंत्र निर्माता धवल किशोर भाई मिस्त्री हमारे साथ हैं, जो रुद्र वीणा बनाते हैं। हालांकि वो बजाते कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है धवल जी। नमस्ते। तो आप वडोदरा से आए जी। और आप कहते हैं कि आपके परिवार में 5 पुश्तों से ये जो रेयर हो चुके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आज तब तो खैर प्रचलन में रहे होंगे, हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। जी। तो जब खुद आपने आंखें खोली तो आपने अपने घर में ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते हुए देखे होंगे। जी। तो आपकी दिलचस्पी इनको बनाने में भी और फिर बाद में बजाने में हुई। तो कुछ हमको बताइए कि इसका सफ़र कैसा है। जी, हम बेसिकली तो कारपेंटर है, और कारपेंटर भी नहीं, हम पटेल है, यानी सब्जी मंडी के व्यापारी हैं हम लोग। लेकिन हमारी फैमिली बरसों से कारपेंटरिंग करती आई। तो मेरी आज से मुझसे 5वीं पोस्ट पे मेरे दादाजी मनसुख रघुनाथ, वो सयाजी राव जी के यहाँ, यानी हमारे जो राजा थे, उनके यहाँ एक MC बुआ करके बीनकार थे, उनके पास बीन सीखने गए थे। और वो बीन अचानक उनसे हाथ से टूट गई किसी कारणवश। और वो बहुत छोटा सा टाउन था उस समय का, आज से 150 साल पहले का। तो वो टूट गई, कोई रिपेयर करने वाला उस सिटी में था नहीं। तो उनके गुरुजी ने कहा मेरे दादाजी को कि अगर ये आपसे टूटा है तो इसको दुरुस्त करके दो। तो उन्होंने कहा जी गुरुजी, मैं कोशिश करता हूँ। तो हालांकि कारपेंटरिंग करते थे, तो वो हमारी शॉप पे लाए और उसको दुरुस्त किया। दुरुस्त करके जब वो अपने गुरुजी को दिखाने ले गए तो बोले ये बहुत अच्छे से हुआ है, क्या आप इसको देख के और बीन बना सकते हो, यानी रुद्रबीना। रुद्रबीना का पुराना नाम है बीन, रुद्रबीन कहते थे। तो बोले हाँ, कोशिश कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इस वाद्य बनाने में आए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए उन लोगों के समय में। उस समय के बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे ओमकार नाथ ठाकुर हो गए, उस्ताद फैयाज खां साहब हो गए, फिर अब्दुल लतीफ़ खां साहब जी जो वडोदरा रेडियो स्टेशन पे थे, उनकी सारंगिया की। तो ऐसे सब काम किए। और जो उनकी एक रुद्रवीणा वडोदरा म्यूज़ियम में है, जिसको 1904 में गोल्ड मेडल मिला था मेकिंग के लिए मुंबई से, वो वीणा के प्रति मैं बचपन से बहुत आकर्षित हुआ। और रुद्रवीणा का स्वरूप देख के भी मैं बहुत आकर्षित हो जाता हूँ। तो मुझे बचपन से एक इच्छा थी कि मैं एक रुद्रवीणा बनाऊँ, लेकिन बचपन में मौका नहीं मिला। तो मैंने पहले मॉडल पीस बनाया 6 इंच का, उसी फ़ोटो को देखते हुए। फिर आगे चल के मुझे मौका मिला 2014 में, जब मैंने पूरी बड़ी रुद्रवीणा यानी प्लेइंग के लायक रुद्रवीणा बनाई। तो इस तरह मेरी जर्नी हुई। तो यहाँ हम सुनाना चाहते हैं अपने सुनने वालों को कि रुद्र वीणा का साउंड कैसा होता है। तो लीजिए सुनिए। जी, तो धवल किशोर भाई
मिस्त्री, आपने पढ़ाई क्या की? मैंने तबले में मास्टर्स किया है, और जैसे ही आपने कहा कि मैं परकसन इंस्ट्रूमेंट्स में आया, मेरी 5 पुस्तों में मैं पहला ऐसा व्यक्तित्व हूँ जो परकसन इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तबले में मैंने एमए किया, और बाद में पंडित मानिक मुंडे जी जो है, जो कि डागर बंधु के साथ बहुत पखावज उन्होंने बजाई है, यानी ZM डागर जी के साथ, उनके पास मैं गुरु शिष्य परंपरा में 2011 से तालीम ले रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि इन सब बातों को आज, जबकि थोड़ा सा जो परिवेश है डिजिटल होने की वजह से भी, और थोड़ा अवेयरनेस भी समाज में आई है कि हम अपनी परंपरा को, अपनी संगीत की विरासत को, लीगेसी को हम देखें, समझें और उसको प्रिजर्व करें, उसको डिसेमिनेट करें। ये सब चीज़ें बिल्कुल अभी हाल के 20-25 वर्षों में शुरू हुई हैं अगर देखा जाए, वरना जो संगीत के संरक्षक होते थे, चाहे वो राजे महाराजे हों या बड़े नवाब हों या ऐसे संपन्न लोग, उन्हीं तक ये सब गतिविधियां सीमित थीं। बाद में खैर म्यूज़िक मैन्युफैक्चरिंग और मल्टीपल रिकॉर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू हुई तो घर घर रिकॉर्ड्स पहुँचे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन रेयर इंस्ट्रूमेंट्स, रेयर मेमोरीज हैं, इसको लेकर एक नया कहिए कि परिवेश जैसा बन रहा है जी। तब आपको भी इस काम में, क्योंकि आप शिक्षित हैं, थोड़ा भविष्य की तरफ देख सकते हैं, तो आप देश विदेश में भी शायद जाकर इन इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चाएं करते होंगे। कुछ अनुभव बताइए। जी, पहली बात तो जो आपने बताया कि आज का युवा धन अपनी संस्कृति की तरफ आकर्षित फिर से हो रहा है, वो जानना चाहता है क्या था क्या नहीं, उसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या थी, वो भी सोचता है। तो मैंने अब तक यानी 2014 से आज 2022 तक लगभग 20 एक रुद्र वीणा ही बनाई है, ना ही सितार, जो कि आज बहुत प्रचल में है। और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी ये होती है कि ये सभी यंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई, तो यंग स्टूडेंट्स अभी रुद्र वीणा के लिए आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा देश विदेश की, तो हमारी जो पीढ़ी है उन्होंने 1910 से देश विदेश के साथ व्यापार किया, जो आज तक चला है। और मेरे कार्यकाल में अभी एक प्योर जापान के बेस व्यक्ति के लिए रुद्र वीणा बन रही है, और उससे पहले एक लंदन के व्यक्ति के लिए रुद्र वीणा बनाई। तो ये भी एक अच्छी बात है कि बाहर के लोग भी आज रुद्र वीणा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि वो रुद्र वीणा सीख के वहाँ पे म्यूज़िक थेरेपी वो लोग रुद्र वीणा के द्वारा भी देते हैं। तो मैं भविष्य काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ इंडियन कल्चर का, जो रुद्र वीणा है या पखावज। और पखावज की जब मैं बात करूँ, जब मैंने 2011 में पखावज सीखने की जिद की मेरे मम्मी पापा से, तो मैं जब पखावज मेकर के पास गया तो हमने कहा कि हमें एक पखावज चाहिए। तो उस समय वो लोग कहते थे कि हाँ मिल जाएगा, 1-1.5 महीना लगेगा। और जब आज मेरे पास जो कुछ 2-3 लोग स्टूडेंट सीख रहे हैं, वो जब पखावज लेने जाते हैं तो उनको वो लोग ही कहते हैं, दुकानदार लोग, हाँ 1 हफ्ते में मिल जाएगी। तो पखावज या वीणा इसका इतना तो मैं देख पा रहा हूँ कि आज यंग लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और दुकान में भी मिलना थोड़ा सा इजी हुआ, जिसे हम पहले समझते थे कि ऑर्डर दो बाद में मिलेगा, ये सब भी थोड़ा सा कम हो रहा है। खुद आपका जन्म वडोदरा में ही हुआ और कब हुआ? हाँ, मेरा जन्म वडोदरा में ही हुआ 91 में। 91 के आप जन्मे हैं, और तब जब आप ये कहानियाँ अपने परिवार से सुनते हैं या सुनाए लोगों से सुनते हैं, तो वो एक बड़ी समृद्ध जर्नी कहा जाए कि वो होगी। तो अगर आप इस बारे में बताइए हमको कि जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स, जो 80 साल, 100 साल, 150 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट्स, उनको देखने, उनकी क्या दशा है आज, उन्हें कैसे वापस फंक्शनल बनाया जाए, इस संबंध में आपके क्या अनुभव हैं? हाँ, जब मुझे ज़्यादातर मेरे दादाजी के इंटरव्यू सुनने मिले, और दादाजी की मित्र वर्तुल इतना बड़ा है कि उनके मित्र वर्तुल में से जो आज की पीढ़ी है, उन लोगों से भी मैं दादाजी की बात सुना। मैंने दादाजी को देखा नहीं, लेकिन मैं इन सब की बात सुन के वो व्यक्तित्व को एक इमेजिन करके एक कैनवास पे बना रहा हूँ मेरे ख्यालों में कि वो कैसे रहे होंगे, और उन्हीं के विचारों पे चलने की कोशिश करता हूँ। और जो आपने कहा कि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स रिस्टोर की जो बात कर रहे हैं आप,
या उसको कैसे संभालें। तो जिनके भी पास इंस्ट्रूमेंट है तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी ना करें। कभी कभी किसी को अफोर्ड नहीं कर पाते वो रिस्टोर करवाना, तो सिर्फ साफ़ सुफ करके भी उसको अच्छे से रखें। क्योंकि मैंने बड़े बुज़ुर्गों से और विद्वानों से यही सुना है कि वाद्य को जीवंत रखना चाहिए, तो उसको संभालें। और आज ऐसी तकनीकें हैं, आप चाहे हमारा संपर्क करो या कलकत्ता, नीरज और मेरठ में बहुत से वाद्य मेकर हैं, वो लोग रिस्टोर अच्छे से करते हैं। उनके पास अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो उसको रिस्टोर करवा के रखो, भले ही वो ना बजे। लेकिन हमारे पास जो हमारी धरोहर है हमारे पूर्वजों की, जो इतने पुराने वाद्य है, जो बाहरी विदेशी लोग उसकी इतनी वैल्यू करते हैं, वो हमारे लोग भी ज़्यादा वैल्यू करें। वो वैल्यू करते हैं तभी तक अभी तक घर में हैं, लेकिन उसको एक डिस्प्ले में या किसी अच्छी जगह पे भी रखे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो जो बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो अब घरों में रखे तो हैं, बजते नहीं हैं, उनको देखने का आपका क्या अनुभव है? आपने देखे उन घरों में जाकर ऐसे बाजे जो रखे हुए हैं, बजते नहीं हैं, तो उनमें कुछ ख़ास बातें आपने चिन्हित की और आप चौंक गए कि अरे ये कैसे बना होगा, अब ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे कुछ अनुभव बताइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं जो वीणा की बात कर रहा हूँ, जिससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, वो वीणा मुझे इतनी आकर्षित करती है, इतनी बारीकियाँ काम की है। आप देखे हो कल भी बहाउद्दीन डागर साहब उसको देख के बोल रहे थे, अरे वाह ऐसा भी हो सकता है। अरे सफाई की बात जो है पुराने लोगों की, यानी एक बेलपत्ती या एक फूल भी बनाया तो आप उसको देख के ऐसे छूने की इच्छा हो। सिर्फ वो खुदाई काम नहीं है, नक्काशी काम नहीं है, उसकी एक एक नसें जैसे जीवंत होके आए, तो वो पुराने इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही अच्छी है। साउंड के ऊपर तो वो काम करते ही है, लेकिन जो नक्काशी काम की सफाई है, या फिर अगर आगे जाके पॉलिश करना है तो उसके ऊपर आइवरी वर्क है, वो डिस्टर्ब ना हो तो वो आइवरी वर्क बहुत इजीली निकल जाए, वो सिस्टम है। तो वो सब उन लोगों ने बहुत बारीकियों से काम किया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा कुछ उनके नज़दीक भी पहुँच पाऊँ, या उनके जो 10 सीढ़ियाँ उन लोगों ने बनाई है उसकी 5 सीढ़ियाँ भी मैं चढ़ पाऊँ, तो ये मेरी कोशिश रहती है। क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के नज़दीक पहुँचना तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों की सोच क्या रही होगी और मैं कैसे पहुँच पाऊँगा। लेकिन ज़रूर वो लोगों ने जो काम किया है वो सफाई का काम किया है, साउंड के मामले में, नक्शी के मामले में, पॉलिश के मामले में, सभी रूप से। ये तो हुई वो बात कि जिन्होंने बनाया होगा कभी, उनके काम को अभी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, वो तो अच्छी बात है। इसके अलावा उन घरों की याद कीजिए जिन घरों में जाकर उन इंस्ट्रूमेंट्स को आपको देखने का, उन शहरों, उन कस्बों, गाँव में कुछ कहानी बताइए। जी जी जी। जैसे हमारे यहाँ से धर्मपुर स्टेट है, वहाँ के राजवी फैमिली के प्रभात देव सिसोदिया जी बीन बजाते थे, उनका बीन मुझे देखने को मिला। फिर दूसरा है जोधपुर में बसंत काबरा जी, उनका बीन देखने को मिला। तो वो लोगों ने भी उसको इतना अच्छे से संभाला है, और वो अलग ही उन लोगों की भी एक अटैचमेंट है, तभी उन लोगों ने संभाल के रखा है। और वो लोग चाहते थे कि उसको रिस्टोर करें, और मैं अपने आप को बहुत ही ऐसे गर्व महसूस करता हूँ कि वो सब इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आए और मुझे उसको रिस्टोर करने का मौका मिला। उससे अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो पोलैंड म्यूज़ियम में हैं, उनकी मिसिंग है सब चीज़, लेकिन उन लोगों ने भी उसको इतना मान सम्मान दिया है, और जो उसकी चीज़ें नहीं हैं वो हमारे पास से फिर से बनवा के उसमें लगा रहे हैं। तो बहुत ही खुशी होती है कि ये लोग इसको इतना संभाल रहे हैं और उसके प्रति इतनी सोच रखते हैं कि नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से रखना चाहिए और उसको जीवंत रखना चाहिए। अच्छा, तो एक बात तो अभी आपने बातों बातों में कही कि पोलैंड में किसी म्यूज़ियम में आपने वो देखा जी। और दुनिया के किन देशों में आपने म्यूज़ियम में भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स को देखा? मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन जितना भी यूट्यूब सर्च से मुझे पता चला है, जो पोलैंड वाला है वो तो मुझे इसीलिए पता है क्योंकि वो सभी वीणाएँ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बापूलाल छोटालाल मिस्त्री और मेरे दादाजी सोमाभाई मिस्त्री की बनी हुई हैं, तो इसीलिए वो लोग ढूंढते हुए आए थे। बाकी लंदन म्यूज़ियम में एक सेंट्रल म्यूज़ियम में दो तीन चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जैसे सितार बीन, जो आजकल यहाँ भारत में पता भी नहीं है, और उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखा है, और उसका रिस्टोरेशन बाकायदा बहाउद्दीन डागर साहब के सामने हुआ,
और बहुत खुशी की बात है कि वैसा ही बीन एक हमारी वडोदरा म्यूज़िक कॉलेज में भी है। और ये 2 ही बीन मुझे अभी तक ऐसे दिखे जो पूरे वर्ल्ड में जीवंत है। जो सितार बीन जिसको बोला जाता है, एक अलग ही तरह के होते हैं, वो जीवंत हैं। और बाकी तो मैंने बाहर तो नहीं देखे, जितने भी देखे इंडिया में ही देखे हैं। अच्छा, ये जो बीन जिसको आप कह रहे हैं, हम समझते हैं कि रुद्रवीणा को ही आप बीन कह रहे होंगे। हाँ। या और भी किसी चीज़ को बीन कहा जाता है? जहाँ तक विद्वानों का मानना है, वो लोग उस रुद्रवीणा को ही बीन कहते हैं। और बीन से बीना, बीना से वीणा, ऐसे पूरा उसका ट्रैवलिंग यात्रा हुई। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो सितार बीन की बात कर रहा हूँ। सितार बीन यानी सितार और बीन के बीच का एक मिला जुला इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद अच्छा, मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ऑडियो विजुअलाइज म्यूज़ियम कॉन्सेप्ट जो है वो लंदन वाले ऐसा बोल रहे हैं कि हमने शुरू किया अभी अभी, लेकिन 83 में वडोदरा म्यूज़ियम में स्पेशली जो इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, जैसे रुद्रवीणा, हार, फिर अपने यहाँ का एक पुराना इंस्ट्रूमेंट है कानून, जिसको आप अभी के पुस्तकों में भी देखने नहीं मिलता है भारतीय संगीत के। आप उसको उसका परिचय हमारे देश से जुड़ा हुआ है वैसा जानना हो तो पुरानी तानसेन मूवी में आप देखो, जब तानसेन दरबार में आते हैं तब वो घसीट खा बोलते हैं, अच्छा तुम क्या गाओगे और कौन सा इंस्ट्रूमेंट संगत में लोगे? बीना है, पखावज है, कानून है। तो उसमें वहाँ पे कानून इंस्ट्रूमेंट का जिक्र मिलता है। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट पुराने थे उनका उस समय उन लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड किया और बाकायदा वहाँ पे एक छोटी सी स्विच लगाई कि आप वो इंस्ट्रूमेंट सुन पाओ। तो अपनी टेक्निक वहाँ से यानी 83-86 से इतनी डेवलप थी और अब जाके लंदन वालों ने वो अप्लाई की है। तो ये भी एक मुझे गर्व थोड़ा सा लेना चाहूँगा उस बात का कि अपना भारत पहले से ये सब सोचता है। ये जो कानून इंस्ट्रूमेंट है कैसा देखने में लगता है? कानून वन टाइप ऑफ बड़ा स्वरमंडल होता है और उसमें विचित्र वीणा की तरह एक स्लाइडिंग पार्ट होता है जो ध्रुपद के साथ गमक और मिंट लेने के लिए वहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, कानून का आखिरी आपको रिकॉर्डिंग सुनना हो तो पार्वतीकर महाराज जो कि वीणा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उनका स्वरमंडल नाम से एक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है। उसमें बीच में एक पार्ट उन्होंने घसीट से बजाया वो किसी ने लिखने में स्वरमंडल लिख दिया है क्योंकि उसने स्वरमंडल जैसा देखा होगा, लेकिन वो एक्चुअली कानून बजाया है उन्होंने। अच्छा, अगर बीन की बात करें जी तो उसका जो विजुअल अपीयरेंस है जी, उसके कितने वेरिएशन देखने को मिलते हैं? मतलब साइज में, शेप में या इवोल्यूशन में वो ऑलमोस्ट अपने जन्म से अब तक वैसा ही है या वो बदलता रहा है? नहीं, बीन की जर्नी बहुत ही लंबी है। जैसे हम अभी देख पा रहे हैं रुद्रवीणा का 2 बड़े एक साइज़ के तुम्बे हैं और लंबा सा डांड है, उसके ऊपर 20 से 24 पर्दे लगते हैं। कुछ में वैक्स से लगे हुए पर्दे हैं, किस में रस्सी से बांधे हुए पर्दे हैं। इससे भी पहले जब हम जाते हैं कि 5000 साल 3000 साल पुराने जो हमारे साउथ के मंदिर से है उसमें आप देखोगे तो वो ही चीज़ एक तुम्बे वाली या उससे छोटी वाली लेकिन 2 तुम्बे वाली, 7 पर्दे की, 13 पर्दे की, तो वहाँ से एक तुम्बे से शुरू होके आज के 2 बड़े तुम्बे में डेवलप हुआ है। और उसकी एक जर्नी के लिए पूरा एक सेशन हो सकता है, कभी हम चाहेंगे आपके साथ उसके ऊपर बहुत ही बारीकियों से डिटेल में और बिल्कुल मैं उसके प्रूफ लेके आपके साथ बात करूं तो काफ़ी उसके अंदर चेंज आया है। अच्छा, तो चलिए, जो वीणा, विचित्र वीणा, रुद्रवीणा जो आप बनाते हैं उसके कुछ तत्वों के बारे में बताइए। क्या क्या चीज़ उसमें, जैसे तुम्बा तो हो गया एक जी, इसके अलावा क्या क्या हो उसमें? हाँ, हमारे शास्त्रों में वो पूरी तरह से नेचुरल फॉर्म जो मिलता है, नेचर से जो तत्व मिलते हैं उसी से बनाने की विधि है। लेकिन आगे जाके वो मिलना कम हुआ तो उसकी जगह पे और भी कुछ आया। जैसे उसका डांड है वो पहले बाम्बू से ही बनता था, फिर उसकी फिटिंग की जो फ्रैट यानी सारिका यानी जिस स्थान स्वरों के स्थान लगाए जाते हैं वो बाकायदा पहले ऐसा बोला जाता है कि गरुड़राज जो अपना पक्षी है उसकी जो छाती की यानी चेस्ट की हड्डी होती है वो पतली पतली सी राउंड सी रहती है, तो उसी के लगाए जाते थे। बाद में वो आइवरी ने जगह ली, बाद में वो जाके मेटल और वुड आ गया, अब जाके जो है वो वुड और मेटल का मिक्सचर होता है।
तो ये पूरा एक ट्रैवलिंग पीरियड रहा उसका। और उसका ब्रिज यानी जवारी जिसको बोला जाता है, वो पहले आइवरी का था, फिर बारहसिंगे का हुआ, और आज जाके हड्डी या फिर एबनी वुड जो बोली जाती है या फिर रोज़ वुड बोली जाती है उसकी बनाई जाती है। और हो सके उतना उसमें आज भी नेचुरल तत्व यूज़ करने की कोशिश की जाती है। तो होगा ये सब, लेकिन इसमें अपने तारों के बारे में नहीं बताया। तार इसमें 7 लगती है, 4 मेन तार होती है जो म सा प सा में मिलाई जाती है। एक तार का जो दाहिनी ओर होती है उससे स्वयंभू नाद या फिर लरज की चिकारी कहा जाता है। वो इसीलिए होती है जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे लिए तरफ की तार होती है या तरफ की तार बोली जाती है नीचे की, लेकिन रुद्र वीणा में ऐसी कोई तार नहीं होती। ये एक ही तार होती है जिसको स्वयंभू नाद की तार कहा जाता है। जब आप षड्ज बजाते हो या पंचम गंधार बजाते हो तब वो अपने आप वाइब्रेट होती है, इसीलिए उसको स्वयंभू नाद की तार कहती है। और दो मतलब उसको बजाना नहीं पड़ता? नहीं, उसको बजाना नहीं है। अच्छा। वो अपने वाइब्रेशन से बजेगी, षड्ज गंधार और पंचम के वाइब्रेशन से वो मिलाई जाएगी षड्ज में। अच्छा। लेकिन उसका संवाद जो अपने शास्त्रों में बताया गया, षड्ज गंधार षड्ज पंचम का जो संवाद है, उस हिसाब से वो अपने आप वाइब्रेट होगी, तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। और अपने आप वाइब्रेट होने के कारण ही उसको स्वयंभू नाद की तार कहा गया है, यानी जिसका नाद स्वयं आ जाए। और दूसरी दो राइट की तरफ चिकारी रहती है जो सितार सुरबहार में आप देखते होंगे जाला बजाते समय एक कंटिन्यूस सा 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 आवाज़ आती है, वैसे ही इसमें आता है। अच्छा, जो भी अपने भारतीय तंतु वाद्य है वो सभी की जनेता रुद्र वीणा को माना गया है, वो स्ट्रक्चर के मामले में भी और ट्यूनिंग के मामले में, क्योंकि जितने भी भारतीय मूल तंतु वाद्य है वो सब की ट्यूनिंग मसा पसा से होती है। और ये ट्यूनिंग रुद्र वीणा ने दिया है। और उसकी चिकारियाँ, जिसकी भी जो भी चिकारी वाला इंस्ट्रूमेंट है वो सभी चिकारी षड्ज में ही ट्यून होगी, वो सब रुद्र वीणा ने दिया है। इसके बारे में असद अली खां साहब ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल बाकायदा उसको बड़े अच्छे से समझाया है। दूरदर्शन आर्काइव का एक रिकॉर्डिंग है, वीडियो है उसमें। वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी है जी, असद अली खां की, जिसमें वो ये कहते हैं कि शरीर पर चढ़ाने के बाद बिल्कुल 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 उसकी ट्यूनिंग चेंज होगी। और उसके लिए जो कंधे वाली बीन बोली जाती है अभी, क्योंकि अभी प्रचलन में 2 बीन है, एक कंधे वाली और एक गोद में लेके बजाने वाली। क्योंकि उसके तुम्बे बड़े हैं तो उसको कंधे पे नहीं रख सकते, इसलिए गोद में रखते। तो जो कंधे वाली बीन है उसके लिए एक ऑड वर्ड यूज़ किया जाता है कि उसको धारण की जाती है, वो उठाई नहीं जाती या पकड़ी नहीं जाती। रुद्र वीणा के लिए बोला गया है धारण की जाती है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट आपके शरीर से जुड़ता है। और जब वो जुड़ता है तो आप जब श्वास लेते हैं तो आपकी बॉडी माइनर फूलती है, वो फूलने की वजह से वो उसके ऊपर प्रेशर आता है और वो उतर जाती है। वो उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है वीणा बजाते समय, बारीकियाँ, और उसको धारण की जाती है। और रुद्र वीणा के लिए और एक बात कही गई है कि वो मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। क्यों? तो बोले एक तुम्बा रहेगा कान के पास और एक तुम्बा रहेगा आपकी नाभि के पास। तो नाभि के पास रहेगा तो आपका मूल चक्र जो है कुंडलिनी चक्र, वहाँ पे वाइब्रेशन देगा, और जो कंधे पे रहेगा वो कान के थ्रू आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर वाइब्रेशन देगा। तो आपकी कुंडलिनी जो जागृत अवस्था है वो 2 जगह पे वो वाइब्रेशन देता है। अब उसका और डिटेल में तो कोई जो बजाता होगा या जिसने वो महसूस किया है वो बता पाएगा, लेकिन ये एक बेसिक है रुद्र वीणा बजाने का। तो इस तरह से कहिए कि रुद्र वीणा जिसको धारण करने के बाद उसका व्यवहार ही बदल जाएगा। आप रख कर बजाएंगे तो एक तरह से बजाएंगे, धारण करके बजाएंगे तो हो सकता है कि उसको ट्यून करते वक्त थोड़ा चढ़ा लें। हाँ। या मतलब वो बिल्कुल अलग ही व्यवहार हो जाएगा। ट्यून करते समय आपको माइनर श्रुति, यानी आपको पहले तो जो बजाता है उसको पहले, सबसे पहली बात है कि हमारे भारतीय संगीत में आप फयाज खां के ऊपर चले जाओ, जो भी कलाकार थे, जो ध्रुपदिया थे बेसिकली, वो जो गाना गाता है उसको बीन सीखना ज़रूरी है, और जो बीन सीखता है उसको गाना सीखना ज़रूरी है। ये रूल्स था, आप देखो। इसीलिए पुराने सभी सिंगर्स जो ट्रेडिशन में आते हैं वो सब कहेंगे कि हमारे घर में बीन है, हमारे घर में बीन बजती थी। कहाँ से? आप ऐसे वोकलिस्ट हो तो कहाँ से आ गई आपके घर में बीन?
क्योंकि वो सिखाई जाती थी बारीक श्रुतियों को समझने। उसके लिए आप एक बार यूट्यूब पे बहाउद्दीन टागर साहब का आप एक वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए। उन्होंने हमारे संगीत को बांध के थोड़ा सा ऐसे रखा है कि षड्ज और पंचम अचल है। बहाउद्दीन खां साहब ने उसको भी चलित करके दिखाया कि षड्ज की श्रुति कैसे ऊपर नीचे होती है राग के हिसाब से, पंचम की भी श्रुति कैसे ऊपर नीचे होती है। तो इसी बारीकियों के समझने के लिए ये रुद्रवीणा सिखाई जाती है वोकलिस्ट को। हाँ, आपने जो क्वेश्चन पे आते हैं कि उसको माइनर वो श्रुति समझने के बाद, कानसेन होने के बाद, जब वो अपने अनुभव के, यानी मेरी बॉडी इतनी फूलती है, इतनी श्रुति उतर गई, तो वो जब ट्यून करेगा तब पहले से ही आधी एक श्रुति ऊपर रखेगा, तो वो बॉडी को होल्ड करेगा, तो वो परफेक्ट ट्यूनिंग में आएगी। अच्छा, उसमें भी बड़ी अच्छी बात ऐसी है कि अगर सभी तार लूज हो गए बॉडी पे लग के, तो आप साख किसको मानोगे और किसके साथ मिलाओगे, है ना? तो उसमें सबसे पहले चिकारी मिलाई जाएगी। चिकारी हिलेगी नहीं। चिकारी वैसे है क्या? चिकारी ऐसा बोला जाता है कि बीच बीच में एक सपोर्ट का काम करती है, वो षड्ज देती रहती है, और दूसरा एक जाले में सुंदरता देती रहती है। उसके बारे में कोई प्लेयर अच्छे से बता पाएगा। तो चिकारी मिलाई जाएगी, यानी षड्ज में मिलती है। तो जब आप कंधे पे रखते हो तो चिकारी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होती, तो वो लोग चिकारी परफेक्ट ट्यून करेंगे, और ऊपर के 4 जो मेन तार है, मध्यम षड्ज, पंचम षड्ज, उसको श्रुति ऊपर रखते हुए मिलाएंगे, और जब कंधे पे रखेंगे तो वो चिकारी के साथ मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर हम आपसे ये भी पूछ ही लें कि एक रुद्रवीणा को बनाने में कितना समय लगता है और कितने पैसों में आमतौर पर उसे बेचा जाता है? हाँ, आज की यानी 2022 की हम बात करें तो कम से कम 6.5 महीने लगते हैं एक नॉर्मल रुद्रवीणा बनाने में। और जो नॉर्मल रुद्रवीणा है उसकी कॉस्ट आज की डेट में वैक्स फिटिंग वाली यानी ट्रेडिशनल रुद्रवीणा की बात करें तो 60,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। हमारे यहाँ जो रुद्रवीणा बनाई जाती है उसमें 60,000 की ले लो, या फिर आप 1 लाख, जितने भी आप आगे जितना भी उसमें ऑर्नामेंट लगाना चाहो आगे जा सकते हैं। लेकिन वो सभी में हम सीज़न वुड ही यूज़ करते हैं। मैंने कल भी इस बात पे बहुत वज़न देना चाहा और दिया कि कोई भी लकड़ी हो, चाहे वो नीम, आम, कटहल, कोई भी लकड़ी लो, वो बात की मैटर है कि उसकी साउंड क्वालिटी अलग है, आपको अलग टोन चाहिए, आप अलग ले रहे हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि वो नेचुरली सीज़न होनी चाहिए। तो हम जो 60,000 में भी लकड़ी करेंगे यूज़, वो भी सीज़न होगी, और 1,00,000 2 लाख की वीणा बनाएंगे उसके हिसाब से लकड़ी शायद चेंज होगी, सेवन की जगह पे टीक हो या शीशम हो, लेकिन सीज़न लकड़ी यूज़ करना ज़रूरी है, वो भी नेचुरल सीज़न। आप उसको आजकल जो चल रहा है कि हीटिंग रूम बना दिया, उसमें डाल दिया और उसको हीटिंग करके उसको सीज़न किया, वो लकड़ी नहीं चलती इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ये बात है। अच्छा, तो अगर 1 साल का समय कोई भी ले लें, लॉकडाउन छोड़ दीजिए जी, 1 साल में कितने वीणा आपके परिवार में कभी ऑर्डर आ जाते होंगे? हाँ, मैं ज़्यादा ऑर्डर की तरफ नहीं देखता हूँ, और जो भी आ जाते हैं दो तो कम से कम हो ही जाते हैं, 2 से 3 ऑर्डर हो जाते हैं, और साथ साथ में कोई रिस्टोरेशन भी आ जाए वीणा का ही, तो इतना तो अभी के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, इसमें जो ऑर्नामेंटेशन की बात आप कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें और जुड़ती जाती हैं जिससे उसका खर्च या लागत बढ़ती जाती है? जो मैं 60,000 की वीणा बात करता हूँ, उसके तुम्बे के ऊपर पत्ते रहते हैं, वो बहुत सिंपल बनाए जाते हैं। अगर आप उसमें और डेकोरेशन या और नक्काशी काम करवाना चाहे, जैसे गुलाब की बेलपत्ती हो गई, द्राक्ष की बेलपत्ती हो गई, या फिर अभी एक बीच में हमने बनाई थी एक मंदिर के लिए जिसमें कृष्ण जी के अष्ट सखा जो उनके लिए कीर्तन करते थे, उनकी छवियाँ बिल्कुल नक्काशी काम में निकाली थी। तो जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर रुद्रवीणा पे 2 जगह पे पीतल के 2 जॉइंट लगते हैं, उसको आप मेटल बदल के सोने चांदी में भी कर सकते हैं, उसके द्वारा साउंड पे भी अच्छी इफेक्ट होती है, तो वो सब हम चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे ब्रिज अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एबनी वुड या फिर हड्डी का यूज़ करते हैं। किसी ने कहीं से ढूंढ के निकाल दिया और बारहसिंगे या आइवरी का अपने पास है पुराना उसके पास, और वो लाके दे दे, तो वो भी चेंज हो सकता है। अच्छा, ये जो तुम्बे हैं जी, उनके बारे में भी कल आपने थोड़ी सी चर्चा की थी। जी, तुम्बे
कहाँ से आते हैं और उनमें क्या विशेषता आप ढूंढते हैं? जी, जो तुम्बे हैं वो एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन तुम्बा है क्या? तुम्बा एक लौकी का प्रकार है, ठीक है, जिसको कद्दू हम कहते हैं। तो ये गोल लौकी ही समझ लो, लेकिन ये लौकी आयुर्वेदिक में यूज़ होती है, ये कड़वी होती है, इसको खा नहीं सकते आप। आयुर्वेदिक में डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए और बहुत सी चीज़ के लिए ये लौकी यूज़ होती है। उसका महाभारत में भी वर्णन आता है कि क्यों कड़वी है, उसके बारे में एक अलग चर्चा है। लेकिन हाँ, ऐसी लौकी होती है और बड़ी होती है। आप देखोगे साधु महात्मा के पास कमंडलू रहता है खड़ा वाला, वो लौकी का ही होता है, इसी तुम्बे का होता है, और इसीलिए वो लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनको एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उसमें से मिलती रहती है जब पानी पिए। तो वो भी बात है। तो ये आजकल की बात है, तो अभी के समय में तो पंढरपुर महाराष्ट्र में वहाँ से मिलते हैं। दूसरे कलकत्ता वालों ने वहाँ के ही बीज लेके अपने यहाँ उगाना काफ़ी टाइम पहले, यानी 30-40 साल पहले उन्होंने शुरू किया है। वहाँ पे अच्छे से अभी ग्रो हो रहा है। बल्कि साइज़ के मामले में बात करें, नॉट क्वालिटी बट साइज़ के मामले में बात करें तो आज कलकत्ता के बड़े तुम्बे मिल रहे हैं, मीरज वाले थोड़े छोटे हो रहे हैं। लेकिन मीरज वाले हैं अच्छे तुम्बे, साउंड के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। और उससे भी सबसे ज़्यादा अच्छे जंजी बार करके अफ्रीका में जगह है, वहाँ के तुम्बे बहुत अच्छे हैं। और मुझे मौका मिला है, मेरे दादाजी के यहाँ का एक आध तुम्बा था तो उसके ऊपर काम करने का। वो बहुत ही अच्छी, उसकी वॉल थिकनेस अच्छी होती है और उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा निकलती है। तो ये 3 जगह है आज के समय की जहाँ पे से अच्छे तुम्बे हमें मिल सकते हैं। या ये कोई, आपने कभी सोचा इस पर कि ये कोई संयोग ही रहा होगा कि तुम्बे को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा होगा, या क्या होगा? मतलब ये तो आखिरकार एक बेकार सी सब्ज़ी थी जिसको खाना तो किसी को था नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिनल पॉइंट से इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी उसको लोग उगाते हैं, उससे व्यवसाय करते हैं, बड़े पैमाने पर ना करते हों, हाँ, लेकिन करते हैं। तो तुम्बे से पहले भी 2-3 चीज़ थी। तो जैसे ही हम देखते हैं कि पूरी सृष्टि ट्रैवल करते 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 इस जगह पे आई, वैसे ही पहले नारियल यूज़ होता था। फिर एक ऐसा पेड़ है जिसको बोला जाता है संगीत का पेड़, यानी उसके ऊपर तुम्बे के आकार के गोल गोल इतने, समझ लो कि एक फुटबॉल की साइज़ के फ्रूट होते हैं, वो यूज़ किया। वो और तुम्बे की जो बोल सकते हैं कि अंदर की रचना है जो वो बहुत सिमिलर है। तो उन्होंने देखा होगा कि उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने पाया होगा कि ये इसके बाद हमें और साउंड, बेसिकली तुम्बा यूज़ होता है एम्पलीफायर की तरह, यानी एक डांड में साउंड है लेकिन उसको एम्पलीफाई करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो वो तुम्बा करेगा, उसकी साउंड बढ़ाएगा, उसको राउंडनेस देगा, उसको बेस देगा। तो उन्होंने देखा होगा कि ये छोटा गिर रहा है, इससे बड़े में जाना है, तो उन्होंने पाया होगा कि ये बेल पे होने वाली जो एक चीज़ है गोल सी, वो हम ज़्यादातर मेडिसिन में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें यूज़ करके क्यों ना देखें। कुछ लोगों ने, पुराने लोगों ने मिट्टी के भी बनाए हैं तुम्बे, हाँ बनाए हैं, ऐसी वीणाएँ भी है कहीं कहीं जगह पर, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है, भले ही वीणा ना हो लेकिन और इंस्ट्रूमेंट जो मिट्टी के बने हों। जैसे आज ही आप देखो ऊपर नगारा बन रहा है, वो मिट्टी का बन रहा है, छोटा वाला जो आसाम साइड का है, तो वो भी बनाए। तो ऐसे करते हुए मुझे लग रहा है ये ट्रैवलिंग हुआ। और उन लोगों, हालांकि अपना जो आज का म्यूज़िक है वो 2 विधा से जुड़ा हुआ है, देसी और मार्गी। और जो देसी लोग थे, मेरे ख्याल से उन लोगों ने ही ये तुम्बे का उपयोग करना शुरू किया था, क्योंकि वो ट्रैवल करते करते कहीं पे मिल गया आदिवासी लोगों को और यूज़ किया होगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वहीं से शुरू हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद धवल, आपने इतनी सब चर्चाएं हमारे साथ की, क्योंकि इस विषय पर जिस अधिकार के साथ आप बोल सकते हैं और मेरे सामने और कोई नहीं है, क्योंकि न सिर्फ आप खुद संगीत के प्रैक्टिशनर हैं बल्कि आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बनाते भी हैं। तो हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आने वाले दिनों में आपकी बनाई हुई वीणाओं से मधुर संगीत सुन सकें। बहुत आभार जी, धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ कुछ बात कर पाऊँ और अपनी जो भी मैंने ज्ञान सबसे लिया है वो आपके साथ बांट पाऊँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।